हर साल आपसे 100 रुपए लेती है टैक्स में, लेकिन बदले में इकोनॉमी को 100 रुपए से ज्यादा का बूस्ट देती है। कैसे? दैट्स मैजिक दोस्त। इट्स द मैजिक ऑफ द बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर। इंटरेस्टिंग है ना? एग्जैक्टली और पता है ये कोई मैजिक नहीं बल्कि सॉलिड इकोनॉमिक्स है। आज हम गवर्नमेंट के पर्स यानी बजट के अंदर झांकेंगे। इस अमेजिंग जर्नी पे निकलने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ, लाइक ठोको और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो ताकि ऐसी कोई भी ऑसम चर्चा मिस ना हो। बिल्कुल। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे? लेट्स चेक आवर लर्निंग मैप। सबसे पहले हम समझेंगे गवर्नमेंट का बजट क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव्स। फिर विल डाइव इनटू गवर्नमेंट की कमाई यानी रिसीट्स और खर्चे यानी एक्सपेंडिचर। राइट। उसके बाद डेफिसिट्स का चक्कर समझेंगे, रेवेन्यू, फिस्कल, प्राइमरी डेफिसिट, देन सबसे एक्साइटिंग पार्ट फिस्कल पॉलिसी एंड द मल्टीप्लायर इफेक्ट। अ क्लासिक। फिर गवर्नमेंट डेट की कहानी और एंड में इंडिया के 2 गेम चेंजिंग रिफॉर्म्स, एफआरबीएम में और जीएसटी। रेडी हो दोस्त? लेट्स डू दिस। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा ब्रॉड माइक्रो थीम है फिस्कल पॉलिसी एंड द गवर्नमेंट बजट। चलिए फर्स्ट टॉपिक। टॉपिक नेम द गवर्नमेंट बजट, फ्रेमवर्क एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले गवर्नमेंट बजट है क्या? हाँ, ये बहुत कॉमन टर्म है। हम हर साल सुनते हैं बजट आ रहा है, बजट पेश हुआ, पर इसका एक्चुअल मतलब क्या है? देखो सबसे सिंपल लेवल पर गवर्नमेंट बजट एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मतलब एक साल का पूरा हिसाब किताब। साल का हिसाब किताब? हाँ, इसमें गवर्नमेंट बताती है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में जो इंडिया में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है उससे कहाँ से पैसा मिलने का अनुमान है, जिसे रिसीट्स कहते हैं। राइट, एस्टिमेटेड रिसीट्स। और वो उस पैसे को कहाँ खर्च करेगी यानी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स। अच्छा, तो जैसे एक फैमिली अपने घर का बजट बनाती है, सैलरी आएगी, इतना रेंट में जाएगा, इतना ग्रोसरीज में, ये वैसा ही है, बस ऑन अ नेशन वाइड स्केल। बिल्कुल वैसा ही, बस यहाँ स्केल बहुत बहुत बड़ा है और इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट भी है। ओह, मतलब ये करना कंपलसरी है? Yes. ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का मन किया तो बनाया, नहीं तो नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 112 कहता है कि गवर्नमेंट को हर साल पार्लियामेंट के सामने ये स्टेटमेंट रखना ही होगा। वाओ, इसके पीछे रीजन क्या है? इतनी स्ट्रिक्टनेस क्यों? इसकी वजह है हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर। हम एक मिक्स्ड इकोनॉमी में रहते हैं, है ना? हाँ, जहाँ प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट दोनों एग्जिस्ट करते हैं। एग्जैक्टली। तो प्राइवेट सेक्टर तो प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है। हाँ। लेकिन बहुत सी ऐसी जरूरी चीजें हैं जो प्राइवेट सेक्टर या तो प्रोवाइड नहीं कर सकता या करना ही नहीं चाहेगा। जैसे कि? वहीं पर गवर्नमेंट का रोल सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है और बजट उस रोल को पूरा करने का प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है, प्राइमरी टूल है। अच्छा, तो बजट के कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या है? मतलब आखिर सरकार ये सब करती क्यों है? इसके 3 मेन फंक्शंस हैं, याद रखना। पहला है एलोकेशन फंक्शन। एलोकेशन फंक्शन मतलब चीजों को एलोकेट करना। हाँ, गवर्नमेंट पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करती है, ऐसे गुड्स जो मार्केट नहीं दे सकता, क्योंकि ये गुड्स नॉन राइवलस और नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं। ओके, ये थोड़े टेक्निकल टर्म्स है। नॉन राइवल इसका क्या मतलब हुआ? नॉन राइवल रिस्क का मतलब है कि अगर एक इंसान उसे कंज्यूम कर रहा है तो दूसरे के लिए वो कम नहीं होता। जैसे नेशनल डिफेंस, आपकी सुरक्षा से मेरी सुरक्षा कम नहीं होती। ठीक है। और नॉन एक्सक्लूडेबल। नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब है कि आप किसी को यूज करने से रोक नहीं सकते, भले ही वो उसके लिए पे कर रहा हो या नहीं। जैसे एक सड़क पर लगी स्ट्रीट लाइट, उसकी रोशनी तो सबको मिलती है, चाहे किसी ने टैक्स दिया हो या ना दिया हो। परफेक्ट एग्जाम्पल। अब आप ही सोचो, कोई प्राइवेट कंपनी स्ट्रीट लाइट क्यों लगाएगी? वो हर आने जाने वाले से पैसे कैसे कलेक्ट करेगी? इम्पॉसिबल है। हाँ, और इसी वजह से लोग सोचेंगे कि कोई और पे कर देगा, मैं क्यों करूं? इसे फ्री राइडर प्रॉब्लम कहते हैं। इसलिए ये काम गवर्नमेंट को करना पड़ता है थ्रू द बजट। समझ गई। ये हुआ पहला ऑब्जेक्टिव, एलोकेशन। दूसरा क्या है? दूसरा है रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मतलब देश में इनकम और वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा फेयर बनाना, अमीरी और गरीबी की खाई को कम करना। और गवर्नमेंट ये कैसे करती है? सिंपल, टैक्सेस और ट्रांसफर पेमेंट्स के थ्रू। गवर्नमेंट अमीर लोगों पर या हाई इनकम ग्रुप्स पर ज्यादा टैक्स लगाती है, जिसे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहते हैं। राइट। और उस टैक्स से जो पैसा आता है उससे गरीबों के लिए वेलफेयर स्कीम्स जैसे सब्सिडीज, पेंशन्स, इन सब पर खर्च करती है। इससे इनकम रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। गॉट इट। तो एलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा है स्टेबलाइजेशन फंक्शन। देखो इकोनॉमी हमेशा एक स्पीड से नहीं चलती, कभी उसमें बूम आता है, चीजें महंगी हो जाती हैं यानी इन्फ्लेशन, और कभी रिसेशन आता है जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो इकोनॉमी के इन अप्स एंड डाउन्स को, इस रोलर कोस्टर को कंट्रोल करना गवर्नमेंट बजट के जरिए, मतलब अपनी स्पेंडिंग कम या ज्यादा करके या टैक्सेस बढ़ाकर या घटाकर इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की कोशिश करती है। कमाल है। तो इन फंक्शंस के बिना हमारे पास रोड्स, डिफेंस नहीं होते, इनइक्वालिटी शायद और बढ़ जाती और इकोनॉमी का हाल बेहाल होता। हाँ, इसलिए बजट सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है दोस्त, इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल टूल फॉर पब्लिक वेलफेयर। बिल्कुल। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। आपने कहा था कि इसके 2 मेन पार्ट्स होते हैं। हाँ, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट में सबसे क्रिटिकल डिफरेंस क्या है? देखो, रेवेन्यू बजट इज फॉर द शॉर्ट टर्म, डेली ट्रांजैक्शंस, सरकार के रोजमर्रा के खर्चे और आमदनी, जैसे टैक्स कलेक्शन, सरकारी एम्प्लॉइज की सैलरीज, इंटरेस्ट पेमेंट्स।
इससे कोई एसेट या लाइबिलिटी पे मतलब लॉन्ग टर्म फर्क नहीं पड़ता। ओके, डेली रनिंग कॉस्ट्स। और कैपिटल बजट। कैपिटल बजट लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शंस के लिए है। ऐसे ट्रांजैक्शंस जो गवर्नमेंट के एसेट्स या लायबिलिटीज को अफेक्ट करते हैं, जैसे हाईवे बनाना, इससे देश में एक एसेट क्रिएट हो रहा है। या फिर लोन लेना, इससे लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। एग्जैक्टली तो ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। ओके, एक और सवाल। आपने रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात की, उसके लिए गवर्नमेंट का सबसे पावरफुल टूल क्या है? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। सबसे पावरफुल टूल है प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, टैक्स रेट भी बढ़ता है। ये इनकम इनइक्वालिटी को डायरेक्टली टारगेट करता है। राइट। और अगर मान लीजिए इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो स्टेबलाइजेशन फंक्शन के तहत गवर्नमेंट क्या करेगी? अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है, इसका मतलब लोगों के पास खर्च करने के लिए बहुत पैसा है, एग्रीगेट डिमांड बहुत हाई है, तो गवर्नमेंट उस डिमांड को कम करने की कोशिश करेगी। प्रिसाइजली, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग कम कर सकती है ताकि इकोनॉमी में पैसा कम जाए, या फिर वो टैक्सेस बढ़ा सकती है ताकि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाए। और उस फ्री राइडर प्रॉब्लम का एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल दे सकते हैं। जरूर। सोचो, एक सोसाइटी में पार्क है, उसको मेंटेन करने का खर्चा है। अगर सोसाइटी मैनेजमेंट कहे कि जिसका मन करे वो वॉलंटरीली पैसे दे दो, तो कितने लोग देंगे? शायद बहुत कम। सब सोचेंगे कि पार्क तो यूज कर ही लेंगे, पैसे कोई और दे देगा। ये तो है फ्री राइडर प्रॉब्लम। इसीलिए सोसाइटी एक फिक्स्ड मेंटेनेंस चार्ज लेती है जो कंपलसरी होता है। वैसा ही काम गवर्नमेंट टैक्स के थ्रू करती है। बहुत बढ़िया। तो चलो एक प्रैक्टिस हो जाए। चलो, पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग द 3 कोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ गवर्नमेंट बजट आर एलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेबलाइजेशन। गुड वन। तो इसका एक मिनी रीकैप। इन शॉर्ट, the government budget, mandated by the Constitution, is divided into revenue and capital accounts and serves 3 key functions for public welfare. परफेक्ट। अब आगे बढ़े। हाँ, अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक नेम, क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स। पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है? एग्जैक्टली, गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट का क्रेडिट और डेबिट साइड देखते हैं। मुझे लगता है ये थोड़ा टेक्निकल हो सकता है। थोड़ा सा, बट सुपर लॉजिकल है। एक बार फंडा समझ आ गया तो बहुत आसान है। ओके। तो पॉकेट मनी का एग्जाम्पल लें। हाँ बिल्कुल। सोचो, किसी को पॉकेट मनी मिलती है, कुछ पैसे गिफ्ट में मिलते हैं जो वापस नहीं करने, राइट। और कुछ पैसे दोस्तों से उधार लेते हैं जो वापस करने पड़ते हैं। सही। बस यही लॉजिक गवर्नमेंट पर अप्लाई होता है। जो पैसा गिफ्ट जैसा है वो रेवेन्यू रिसीट है, और जो उधार जैसा है वो कैपिटल रिसीट है। इंटरेस्टिंग एनालॉजी। तो पहले रिसीट्स यानी आमदनी की बात करते हैं। ठीक है, तो जैसा हमने डिस्कस किया, 2 तरह की रिसीट्स हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। और इनका फंडामेंटल डिफरेंस? रेवेन्यू रिसीट्स वो पैसा है जो गवर्नमेंट को मिलता है बिना कोई लायबिलिटी क्रिएट किए या बिना कोई एसेट रिड्यूस किए। मतलब ये सरकार की ऐसी कमाई है जिसे ना तो वापस करना है, ना इसके बदले कुछ बेचना पड़ा। बिल्कुल, ये गवर्नमेंट की रेगुलर अर्न्ड इनकम है। इसके भी 2 पार्ट्स हैं, टैक्स और नॉन टैक्स। एग्जैक्टली। टैक्स रेवेन्यू तो क्लियर है, इसमें आते हैं डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स का एक एग्जांपल? इनकम टैक्स, या फिर कंपनीज जो देती हैं कॉर्पोरेशन टैक्स। इसका बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता। परफेक्ट। और इनडायरेक्ट टैक्स? जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स, और क्यों? ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है क्योंकि ये गुड्स और सर्विसेज पर लगता है। इसका बर्डन यानी इसका बोझ अल्टीमेटली बिजनेस से एंड कंज्यूमर पर शिफ्ट हो जाता है। आप जब कुछ खरीदते हैं तो प्राइस में जीएसटी इंक्लूडेड होता है, आप पे करते हैं, बिजनेस नहीं। सही। तो ये टैक्स रेवेन्यू हुआ। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या आता है? इसमें आते हैं जैसे गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, या सरकारी कंपनीज जैसे पीएसयूज प्रॉफिट कमाती हैं तो उनका डिविडेंड गवर्नमेंट को मिलता है। अच्छा, या जैसे हम पासपोर्ट बनवाते हैं तो फीस देते हैं, वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू हुआ। करेक्ट। फीस, फाइन्स, पेनल्टीज, ये सब नॉन टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा हैं। ओके, तो ये पूरा रेवेन्यू रिसीट्स का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अब आते हैं कैपिटल रिसीट्स पर। कैपिटल रिसीट्स, याद है इसकी डेफिनेशन? यस। पैसा जिससे या तो लायबिलिटी क्रिएट हो या एसेट कम हो। हाँ। तो लायबिलिटी क्रिएट होने का मतलब तो सीधा सीधा उधार लेना हुआ, बोरोइंग। राइट। ये है डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। गवर्नमेंट आम लोगों से बॉन्ड्स के थ्रू या आरबीआई से या वर्ल्ड बैंक जैसी इंटरनेशनल बॉडीज से लोन ले सकती है। ठीक है। ये सबसे बड़ा कंपोनेंट है कैपिटल रिसीट्स का। ठीक है। अब दूसरी कैटेगरी है जिससे एसेट कम होता है। हाँ, ये है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। एक सवाल, अगर गवर्नमेंट पीएसयूज के शेयर्स बेचती है तो ये कौन सा रिसीट है? ये एक नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट है। क्यों? क्योंकि जब गवर्नमेंट मान लो एलआईसी के शेयर्स बेचती है तो उससे पैसा मिलता है, लेकिन बदले में एलआईसी में उसकी ओनरशिप यानी उसका एक फाइनेंशियल एसेट कम हो रहा है। इससे कोई नया कर्ज नहीं बन रहा, इसलिए ये नॉन डेट क्रिएटिंग है। गॉट इट। डिसइन्वेस्टमेंट, और इसमें क्या आता है? एक और चीज है रिकवरी ऑफ लोन्स। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया था और वो स्टेट अब लोन वापस चुका रही है तो वो भी एक कैपिटल रिसीव्ड है। अच्छा, क्योंकि उससे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फाइनेंशियल एसेट, वो लोन, कम हो रहा है। You've got it, फंडा क्लियर है। हाँ, तो रिसीट्स का पूरा क्लासिफिकेशन समझ आ गया। अब चलते हैं एक्सपेंडिचर यानी खर्चों पर। ये भी वैसे ही डिवाइड होंगे? हाँ बिल्कुल वैसे ही, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब डे टू डे खर्चे जिससे कोई एसेट क्रिएट ना हो। बिल्कुल। एक सवाल आपसे,
गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सैलरी देना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि इससे कोई नया एसेट क्रिएट नहीं हो रहा, ये गवर्नमेंट की डेली फंक्शनिंग का हिस्सा है। परफेक्ट। इसके और एग्जांपल्स हैं जैसे पेंशन पेमेंट्स, सब्सिडीज और सबसे बड़ा पुराने लोन्स पर इंटरेस्ट पेमेंट्स। ये सब नॉन प्रोडक्टिव खर्चे माने जाते हैं इन अ वे। ओके, तो फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ? वो खर्चा जिससे फिजिकल या फाइनेंशियल एसेट्स क्रिएट होते हैं, जो देश की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाता है। जैसे बिल्डिंग रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स या मशीन्स और इक्विपमेंट खरीदना, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इससे फ्यूचर में इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो एक तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर एक इन्वेस्टमेंट है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक रनिंग कॉस्ट है। एग्जैक्टली। इसलिए एक हेल्दी बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर का शेयर ज्यादा होना चाहिए। पर अक्सर होता इसका उल्टा है। इंटरेस्ट पेमेंट्स और सब्सिडीज जैसी चीजें बजट का बहुत बड़ा हिस्सा ले जाती हैं। यहाँ पर फिस्कल डिसिप्लिन का फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ। आपने FRBMA का जिक्र किया था। हाँ, FRBMA 2003 यानी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। FRBMA का मेन पर्पस क्या था? इन सिंपल वर्ड्स, टू फोर्स द गवर्नमेंट टू लिव विद इन इट्स मीन्स। मतलब सरकारी खर्चों पर लगाम लगाना और डेफिसिट्स को कंट्रोल में रखना। यह एक लीगल फ्रेमवर्क है जो गवर्नमेंट पर डिसिप्लिन इंपोज करता है। कूल। मैंने जेंडर बजटिंग के बारे में भी सुना है, वो क्या है? जेंडर बजटिंग एक बहुत ही प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब अलग से वुमेन के लिए बजट बनाना नहीं है। इसका मतलब है मेन बजट में ही ये एनालाइज करना कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज और स्कीम्स का अलग अलग जेंडर पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। अच्छा, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के लिए स्पेसिफिक एलोकेशंस को आइडेंटिफाई करना। हाँ, और ये इंश्योर करना कि डेवलपमेंट का फायदा सब तक इक्विटेबली पहुंचे। ग्रेट। चलिए, एक आखिरी सवाल इस टॉपिक पर। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन का क्या कॉन्सेप्ट है? देखो, डायरेक्ट टैक्स में इम्पैक्ट और इंसिडेंस एक ही व्यक्ति पर होता है। मतलब जिस पर टैक्स लगा वही उसे भरता है। इसका बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता, जैसे आपकी इनकम पर टैक्स। राइट। इनडायरेक्ट टैक्स में इम्पैक्ट एक पर इंसिडेंस दूसरे पर होता है। मतलब टैक्स लगा तो मैन्युफैक्चरर पर उसने प्राइस बढ़ाकर उसका बोझ आपसे यानी कंज्यूमर से वसूल लिया। बर्डन शिफ्ट हो गया। क्रिस्टल क्लियर। चलिए, प्रैक्टिस टाइम। ओके, टाइम फॉर अ क्विक प्रैक्टिस। पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग revenue receipts are non-redeemable while capital receipts create a liability or reduce an asset. Excellent. And the mini recap. In short, government's finances are split into revenue and capital accounts for both receipts and expenditure, giving a clear picture of its financial health. On to the next topic. The deficit story. Topic name. Analysis of budgetary states. Balanced, surplus and deficit. जब खर्चा आमदनी से ज्यादा हो। हाँ, ये तो पर्सनल लाइफ में भी होता है। मंथली अलाउंस 1000 रुपीज है, लेकिन खर्च 1200 कर दिए, तो वो जो एक्स्ट्रा 200 रुपीज है वो मेरा डेफिसिट है। एग्जैक्टली, वही कॉन्सेप्ट है। जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर उसके रेवेन्यू से ज्यादा हो जाता है तो उसे बजट डेफिसिट कहते हैं। पर ये डेफिसिट बुरा है या अच्छा? मैंने सुना है कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि डेफिसिट जरूरी है ग्रोथ के लिए। इट्स कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए डेफिसिट के टाइप को समझना जरूरी है। हर डेफिसिट एक अलग कहानी सुनाता है। इन नंबर्स को मेजर करना गवर्नमेंट की फाइनेंशियल हेल्थ को गेज करने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए डेफिसिट्स का एक्सरे करते हैं। 3 मेन मेजर्स हैं, है ना? रेवेन्यू, फिस्कल और प्राइमरी। हाँ, सबसे पहले और सबसे डेंजरस है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट, इसका फॉर्मूला तो सिंपल होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। राइट। जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स, ये सबसे डेंजरस क्यों है सोचो। क्योंकि इसका मतलब है कि गवर्नमेंट अपने डेली कंजम्पशन के खर्चे भी उधार से पूरे कर रही है। इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, बल्कि रोज का काम चलाने के लिए। एग्जैक्टली। इसे डिस सेविंग कहते हैं। मतलब गवर्नमेंट इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स जैसे हाउस होल्ड्स या कंपनीज की सेविंग्स को यूज कर रही है अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। रेवेन्यू डेफिसिट को डिस सेविंग क्यों कहते हैं? देखो, सेविंग का मतलब क्या होता है? इनकम माइनस कंजम्पशन। अगर कंजम्पशन इनकम से ज्यादा हो तो सेविंग नेगेटिव हो जाती है ना? हाँ। यहाँ पर गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट्स उसकी इनकम है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसका कंजम्पशन है। जब एक्सपेंडिचर रिसीट से ज्यादा हो तो वो इफेक्टिवली डिस सेविंग कर रही है। वो फ्यूचर से बोरो करके आज कंज्यूम कर रही है। ये तो ऐसी बात हुई कि मैं पर्सनल लोन लेके घर का राशन खरीद रही हूँ। ये सस्टेनेबल नहीं है। बिल्कुल नहीं। चलो अब दूसरे डेफिसिट पर आते हैं जिसका जिक्र सबसे ज्यादा होता है, फिस्कल डेफिसिट। हाँ, राजकोषीय घाटा। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। लेकिन इन रिसीट्स में बोरोइंग्स को एक्सक्लूड करना है। अच्छा, तो टोटल खर्चे में से टोटल आमदनी बिना उधार वाली। हाँ। तो जो गैप बचा वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो आखिर में टोटल अमाउंट ऑफ मनी है जो गवर्नमेंट को उधार लेना पड़ेगा। परफेक्ट। फिस्कल डेफिसिट और टोटल बोरोइंग में क्या रिलेशन है? दे आर एसेंशियली द सेम थिंग। फिस्कल डेफिसिट की वैल्यू ही बताती है कि गवर्नमेंट को टोटल कितना उधार लेना पड़ेगा उस साल अपने सारे खर्चों को पूरा करने के लिए। तो क्या फिस्कल डेफिसिट हमेशा बुरा होता है? नॉट नेसेसरीली। ये डिपेंड करता है कि उस बोरोइंग का पैसा जा कहां रहा है। मतलब? देखो, फिस्कल डेफिसिट के 2 कंपोनेंट हो सकते हैं। एक हिस्सा रेवेन्यू डेफिसिट को फाइनेंस करने में जा सकता है, जो कि बुरा है। हाँ, लेकिन दूसरा हिस्सा कैपिटल एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने में जा सकता है, जो कि अच्छा है क्योंकि वो एक इन्वेस्टमेंट है। एग्जैक्टली। तो अगर एक कंट्री का फिस्कल डेफिसिट हाई है लेकिन उसका रेवेन्यू डेफिसिट 0 या बहुत कम है, इसका मतलब सारा उधार प्रोडक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर में जा रहा है,
दैट कैन बी जस्टिफाइड। इंटरेस्टिंग। चलिए 2017-18 के बीई डेटा की बात करते हैं। उसमें फिस्कल डेफिसिट 3.2% ऑफ जीडीपी था और रेवेन्यू डेफिसिट 1.9% था। इनके बीच का डिफरेंस क्या रिप्रेजेंट करता है? बहुत अच्छा सवाल है। तो टोटल बोरोइंग यानी फिस्कल डेफिसिट है 3.2%। इसमें से 1.9% तो रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा करने में चला गया, डेली खर्चों को। हाँ, तो बचा कितना? 3.2 माइनस 1.9 यानी 1.3%। तो वो 1.3% कैपिटल एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए यूज हुआ। प्रिसाइसली। ये डेटा बताता है कि उस साल बोरोइंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा, आधे से ज्यादा, कंजम्पशन फाइनेंसिंग में जा रहा था, विच इज अ कंसर्न। गॉट इट। अब आते हैं तीसरे डेफिसिट पर, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट, इसका फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज। अच्छा, तो फिस्कल डेफिसिट में से पुराने लोन्स का इंटरेस्ट पेमेंट हटा दो। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि करंट ईयर का फिस्कल मैनेजमेंट कितना है। देखो, इंटरेस्ट पेमेंट तो पुराने दिनों में लिए गए लोन्स का नतीजा है, उस पर करंट गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। सही। प्राइमरी डेफिसिट उस पुराने बोझ को हटाकर देखता है कि इस साल के खर्चे, इंटरेस्ट को छोड़कर, इस साल की आमदनी से कितने ज्यादा हैं। तो इसका मतलब, एक सवाल, अगर एक कंट्री का प्राइमरी डेफिसिट 0 है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कंट्री को नया उधार सिर्फ और सिर्फ अपने पुराने लोन्स का इंटरेस्ट चुकाने के लिए करना पड़ रहा है। इस साल के उसके अपने खर्चे तो आमदनी से पूरे हो रहे हैं। एग्जैक्टली। अ साइन ऑफ इम्प्रूविंग फिस्कल हेल्थ। ये दिखाता है कि अब कंट्री और डेट ट्रैप में नहीं फंस रही। वाओ। तो हर डेफिसिट एक अलग स्टोरी सुनाता है। रेवेन्यू डेफिसिट एक वार्निंग साइन है, फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग का साइज बताता है, और प्राइमरी डेफिसिट करंट पॉलिसीज की हेल्थ चेक करता है। परफेक्टली समराइज्ड। चलिए इस पे थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। चलो, लेट्स प्रैक्टिस दिस। Pause and try to explain the difference between fiscal deficit and primary deficit to yourself. This is a key concept. और इसका mini recap? In short, Deficits like revenue, fiscal, and primary are key indicators that reveal how and why the government is borrowing money. अब सबसे exciting part. The multiplier magic. Topic name? Fiscal policy and its economic impact. Fiscal policy basically government का remote control है इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए। Remote control. हाँ, इसके दो मेन बटन्स होते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग यानी G और टैक्सेशन यानी T। इससे इकोनॉमी को स्पीड अप या स्लो डाउन किया जा सकता है। ये पूरा कॉन्सेप्ट जॉन मेनर्ड केन्स ने दिया था। अच्छा, द फेमस केन्सियन इकोनॉमिक्स। यस। सोचो, इकोनॉमी एक गाड़ी है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग से एक्सेलरेटर दबाती है और टैक्सेस से ब्रेक लगाती है। बहुत अच्छी एनालॉजी है। तो यहाँ से मल्टीप्लायर इफेक्ट का कॉन्सेप्ट कैसे आता है? वही सवाल, गवर्नमेंट का 100 रुपीज का खर्चा इकोनॉमी में 100 रुपीज से ज्यादा का इम्पैक्ट कैसे डालता है? चलो अब इस मैजिक को डीकोड करते हैं। ये सब कीन्सियन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। कीन्स ने बताया कि गवर्नमेंट जी यानी परचेजेस से डायरेक्टली एग्रीगेट डिमांड बढ़ा सकती है। सही। और टी यानी टैक्सेस और टीआर यानी ट्रांसफर्स से डिस्पोजेबल इनकम को अफेक्ट कर सकती है। अब आते हैं मल्टीप्लायर पर। ओके। इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा जिसे कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या सी। इसका मतलब है कि जब लोगों को 1 रुपए की एक्स्ट्रा इनकम मिलती है तो वो उसमें से कितना हिस्सा खर्च करते हैं। मान लो सी है 0.8, इसका मतलब लोग हर एक्स्ट्रा रुपए में से 80 पैसे खर्च कर देते हैं और 20 पैसे सेव कर लेते हैं। राइट। अब सोचो गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट पर 100 करोड़ खर्च किए। ये 100 करोड़ किसी न किसी की इनकम बन गए, कॉन्ट्रैक्टर्स, वर्कर्स। ठीक है। राउंड 1 में इनकम 100 करोड़ बढ़ गई। अब ये लोग इस 100 करोड़ में से कितना खर्च करेंगे? 100 करोड़ का 80% यानी 80 करोड़। एग्जैक्टली। और उनका ये 80 करोड़ का खर्चा किसी और की इनकम बन गया, शॉपकीपर्स एटसेट्रा। अच्छा, तो राउंड 2 में इनकम 80 करोड़ और बढ़ गई। हाँ, अब ये शॉपकीपर्स उस 80 करोड़ का 80% खर्च करेंगे यानी 64 करोड़, और ये किसी तीसरे की इनकम बन जाएगी। तो ये एक चेन रिएक्शन है, 100 प्लस 80 प्लस 64 प्लस। बिल्कुल। और जब आप इस पूरी सीरीज को ऐड करेंगे तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला निकलता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर इक्वल्स 1 माइनस सी। तो अगर C इक्वल्स 0.8 है तो मल्टीप्लायर होगा 1 माइनस 0.8 इक्वल्स 1 अपॉन 0.2 इक्वल्स 5। करेक्ट। इसका मतलब 100 करोड़ का इनिशियल गवर्नमेंट स्पेंडिंग इकोनॉमी में टोटल 500 करोड़ की इनकम जनरेट करेगा। यही है मल्टीप्लायर मैजिक। दिस इज फैसिनेटिंग। लेकिन टैक्स का मल्टीप्लायर अलग क्यों होता है? हाँ, टैक्स का मल्टीप्लायर पहली बात नेगेटिव होता है क्योंकि टैक्स बढ़ने से इनकम कम होती है। दूसरी बात, वो स्पेंडिंग मल्टीप्लायर से छोटा होता है। छोटा क्यों? गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर टैक्स मल्टीप्लायर से बड़ा क्यों होता है? सोचो, जब गवर्नमेंट 100 करोड़ रुपए स्पेंड करती है तो वो पूरा का पूरा 100 करोड़ मतलब 100% पहले राउंड में ही एग्रीगेट डिमांड में ऐड हो जाता है। राइट। लेकिन जब गवर्नमेंट 100 करोड़ का टैक्स कट देती है तो लोगों के हाथ में 100 करोड़ आते हैं, लेकिन क्या लोग पूरा 100 करोड़ खर्च कर देते हैं? नहीं, वो उसमें से कुछ हिस्सा सेव कर लेंगे। C इक्वल 0.8 के केस में वो 20 करोड़ सेव कर लेंगे और सिर्फ 80 करोड़ खर्च करेंगे। एग्जैक्टली। तो इकोनॉमी में जो इनिशियल पुश गया वो सिर्फ 80 करोड़ का गया, 100 करोड़ का नहीं। इसलिए टैक्स मल्टीप्लायर का इफेक्ट छोटा होता है। इसका फॉर्मूला है -C 1 माइनस C। तो अगर C इक्वल 0.8 है तो टैक्स मल्टीप्लायर होगा -0.8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.8 इक्वल्स -4। यस। अब देखो केस स्टडी 5.1। अगर C इक्वल्स टू 0.8 तो G मल्टीप्लायर है 5 और T मल्टीप्लायर है -4। अब सोचो गवर्नमेंट ने G और T दोनों 100 से बढ़ाए तो इनकम पर क्या असर पड़ेगा? G बढ़ने से इनकम 100 into 5 is equal to 500 से बढ़ेगी और T बढ़ने से इनकम 100 into 4 is equal to -400 से कम होगी। तो नेट इफेक्ट होगा 500 - 400 equal to 100 का इंक्रीज। करेक्ट।
और यही है बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर। अगर जी और टी दोनों सेम अमाउंट से बढ़ें तो मल्टीप्लायर हमेशा 1 होता है। Mathematically, 1 minus c plus minus c 1 minus c is equal to 1 minus c 1 minus c equals to 1. Simple. Cool ना? इट इज वेरी कूल, लेकिन एक कैच है। क्या? रियल वर्ल्ड में टैक्सेस आर प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब इनकम का एक परसेंटेज। ये मल्टीप्लायर के साइज को छोटा कर देते हैं। अच्छा, कैसे? क्योंकि प्रोपोर्शनल टैक्सेस टी ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स की तरह काम करते हैं। जब इनकम बढ़ती है तो टैक्स ऑटोमेटिकली ज्यादा कट जाता है, जिससे डिस्पोजेबल इनकम उतनी नहीं बढ़ती है। ये चेन रिएक्शन को थोड़ा वीक कर देता है। नया फॉर्मूला होता है 1 1 माइनस सी 1 माइनस टी। ओके। केस स्टडी 5.2। अगर c is equal to 0.8 और t is equal to 25% का टैक्स रेट, तो नया मल्टीप्लायर क्या होगा? फॉर्मूला में डालते हैं 1 110.8 1.25 is equal to 1 110.75 is equal to 1 1.6 is equal to 1.4 is equal to 2.5। ओह, तो मल्टीप्लाई 5 से घटकर सिर्फ 2.5 रह गया? हाँ, इस ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है? क्या? इन्हें एक्टिवेट करने के लिए गवर्नमेंट को कोई नया लॉ पास नहीं करना पड़ता। दे वर्क ऑटोमेटिकली। इकोनॉमी में बूम आया, टैक्स कलेक्शन बढ़ गया, रिसेशन आया, टैक्स कलेक्शन कम हो गया, अपने आप। ब्रिलियंट। एक और मल्टीप्लायर होता है ट्रांसफर्स का, TR, जैसे पेंशन या अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। हाँ, ट्रांसफर्स मल्टीप्लायर। इसका फॉर्मूला है C 1 माइनस C। इसका इम्पैक्ट जी से कम होता है। इसका इम्पैक्ट जी से कम क्यों होता है? सेम रीजन जो टैक्स कट का था। जी परचेजेस में 100% पैसा पहले राउंड में ही इकोनॉमी में जाता है, जबकि TR पेंशन जब लोगों को मिलता है तो वो उसका कुछ हिस्सा सेव कर लेते हैं। राइट। केस स्टडी 5.3। अगर C is equal to 0.75, G में 20 का इंक्रीज, इनकम को 20 into 1 minus 0.75 is equal to 24 is equal to 80 से बढ़ाएगा। पर TR में 20 का इंक्रीज इनकम को सिर्फ 20 into 0.75 into 1 minus 0.75 is equal to 23 is equal to 60 से बढ़ाएगा। परफेक्ट, यही लॉजिक है। फिस्कल पॉलिसी, स्पेशली द मल्टीप्लायर इफेक्ट, गवर्नमेंट को इकोनॉमी को स्टीयर करने के लिए एक सुपर पावरफुल टूल देती है। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में इसका बहुत यूज हुआ था। एक आखिरी सवाल, अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम C बहुत हाई है, मान लो 0.9, तो मल्टीप्लाई पे क्या असर पड़ेगा? मल्टीप्लायर बहुत बड़ा हो जाएगा। 1 माइनस 0.9 इज इक्वल टू 10। इसका मतलब छोटा सा गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी इकोनॉमी में बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेगा। ऐसी इकोनॉमी में फिस्कल पॉलिसी बहुत इफेक्टिव होती है। फैंटास्टिक। चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं। पॉज करो एंड प्रैक्टिस सेइंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर इज 1 माइनस C while the tax multiplier is minus C 1 minus C। वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका मिनी रिकैप इन शॉर्ट। Fiscal policy uses government spending and taxes to manage the economy, with changes having a magnified impact through the multiplier effect. चले आगे। हाँ, अगला टॉपिक है गवर्नमेंट डेट। टॉपिक नेम गवर्नमेंट डेट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। द डेट ट्रैप, कर्ज का बोझ। हाँ, ये सारे डेफिसिट्स जब साल दर साल अक्यूमुलेट होते हैं तो वो गवर्नमेंट डेट बन जाते हैं, है ना? बिल्कुल। यहाँ फ्लो वर्सेस स्टॉक का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। डेफिसिट इज अ फ्लो, वो हर साल मेजर होता है। डेट इज अ स्टॉक, वो एक पॉइंट इन टाइम पर टोटल अक्यूमुलेटेड बोरोइंग है। डेफिसिट और डेट में फ्लो वर्सेस स्टॉक का क्या कॉन्सेप्ट है? एक बाथटब इमेजिन करो। डेफिसिट वो पानी है जो टैप से आ रहा है। ये एक फ्लो है जिसे हम पर मिनट या पर आवर मेजर करते हैं। और डेट? डेट वो पानी है जो बाथटब में जमा हो चुका है। वो एक स्टॉक है जिसे हम एक पर्टिकुलर टाइम पर मेजर करते हैं। हर साल का डेफिसिट उस स्टॉक ऑफ वाटर को बढ़ाता जाता है। समझे? बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये गवर्नमेंट डेट आखिर है क्या? एक बर्डन ऑन आवर फ्यूचर या ये उतना बुरा नहीं है? इस पे काफी डिबेट है। हाँ, इस पे अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं। सबसे कॉमन आर्गुमेंट है बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशंस का। वो क्या कहता है? वो कहता है कि आज की गवर्नमेंट बोरो कर रही है, लेकिन इस डेट को चुकाने का बोझ फ्यूचर जनरेशंस पर आएगा इन द फॉर्म ऑफ हायर टैक्सेस। मतलब हम आज खर्च कर रहे हैं और बिल हमारे बच्चे भरेंगे। इन अ वे यस। इससे फ्यूचर जनरेशन की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है, जिससे उनका कंजम्पशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नीचे जा सकता है। ये तो काफी लॉजिकल लगता है। इसका काउंटर आर्गुमेंट क्या है? इसका एक बहुत ही फैसिनेटिंग काउंटर आर्गुमेंट है जिसे रिकार्डियन इक्विवेलेंस कहते हैं। डेविड रिकार्डो ने ये आइडिया दिया था। रिकार्डियन इक्विवेलेंस, ये क्या कहता है? ये कहता है कि लोग यानी टैक्स पेयर्स इतने रैशनल और फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं कि वो समझ जाते हैं कि आज का गवर्नमेंट बोरोइंग का मतलब फ्यूचर में हायर टैक्सेस है। तो इससे क्या होता है? तो वो उस फ्यूचर टैक्स लायबिलिटी के लिए आज से ही ज्यादा सेव करना शुरू कर देते हैं। अच्छा। इससे होता यह है कि गवर्नमेंट की बोरोइंग, जो एक तरह की पब्लिक डिस सेविंग है, प्राइवेट सेक्टर की एक्स्ट्रा सेविंग से ऑफसेट हो जाती है और नेशनल सेविंग्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए डेट से कोई रियल बर्डन क्रिएट नहीं होता। पर क्या रिकार्डियन इक्विवेलेंस थ्योरी रियल वर्ल्ड में एप्लीकेबल है? लोग इतने रैशनल होते हैं? यही इस थ्योरी पर सबसे बड़ा सवाल है। क्रिटिक्स कहते हैं कि लोग इतने फॉरवर्ड लुकिंग नहीं होते और बहुत से लोगों की इनकम इतनी कम होती है कि वो चाहकर भी सेविंग नहीं बढ़ा सकते। तो इसकी एप्लीकेबिलिटी पर बहुत डिबेट है। ओके। एक और कॉन्सेप्ट है इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल डेट का। हाँ, इंटरनल डेट को वी ओई टू आवरसेल्व्स क्यों कहा जाता है?
शायद इसलिए क्योंकि ये पैसा देश के अंदर ही टैक्स पेयर से बॉन्ड होल्डर्स को ट्रांसफर हो रहा है, मतलब पैसा देश से बाहर नहीं जा रहा। बिल्कुल सही। एक इंडियन की जेब से पैसा निकलकर दूसरे इंडियन की जेब में जा रहा है। परचेजिंग पावर का सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है, देश की नेट वेल्थ कम नहीं हो रही। लेकिन एक्सटर्नल डेट एक रियल बर्डन है। हाँ, क्योंकि उसे चुकाने के लिए हमें अपने देश में बने गुड्स एंड सर्विसेज यानी रियल रिसोर्सेज विदेश भेजने पड़ते हैं। वो एक रियल ड्रेन ऑन द इकोनॉमी है। ठीक है, डेट के और क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं? एक है इन्फ्लेशन का खतरा। अगर इकोनॉमी ऑलरेडी फुल कैपेसिटी पर चल रही है और गवर्नमेंट डेफिसिट स्पेंडिंग करती है तो उससे चीजों की डिमांड बढ़ेगी पर सप्लाई नहीं। नतीजा होगा हाई इन्फ्लेशन। राइट। और एक क्राउडिंग आउट इफेक्ट की भी बात होती है। हाँ, क्राउडिंग आउट कब होता है? शायद जब इकोनॉमी में सेविंग्स लिमिटेड है और गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों बोरो करने के लिए कम्पीट करते हैं। एग्जैक्टली। इकोनॉमी में जो पूल ऑफ सेविंग्स है वो लिमिटेड है। जब गवर्नमेंट उसमें से बड़ा हिस्सा बोरो कर लेती है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए कम पैसा बचता है और इससे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं। हाँ, और बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट्स पर प्राइवेट कंपनीज कम इन्वेस्ट करती हैं। इसे कहते हैं कि गवर्नमेंट बोरोइंग ने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्राउड आउट कर दिया। तो डेट हमेशा बुरा है। जैसे हाईवेज या पावर प्लांट्स, तो उससे फ्यूचर में जो रिटर्न्स आएंगे वो डेट को चुकाने से कहीं ज्यादा होंगे। इन दैट केस इट कैन बी अ वेरी वाइज इन्वेस्टमेंट फॉर अ कंट्री। तो कंक्लूजन ये है कि डेफिसिट को कम करना जरूरी है। इसके क्या तरीके हैं? मोटे तौर पर 3 तरीके हैं। या तो टैक्सेस बढ़ाओ, या एक्सपेंडिचर कम करो, या फिर गवर्नमेंट अपनी एसेट्स बेचे यानी डिसइन्वेस्टमेंट करे। तीनों ही पॉलिटिकली मुश्किल होते हैं। सही बात है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। ओके, पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग गवर्नमेंट डेट इज अ स्टॉक ऑफ अक्यूमुलेटेड डेफिसिट्स व्हिच इज अ फ्लो। द बाथटब एग्जांपल। Exactly. और अब मिनी recap. In short, government debt is a complex issue with arguments about its burden, its effect on investment, crowding out, and its equivalence to taxation, Ricardian equivalence. अब इंडिया स्पेसिफिक बात करते हैं। Yes, our final topic. Topic name: Major fiscal reforms in India. इंडियाज बिग मूव्स, FRBMA एंड GST। हाँ, ये दोनों इंडिया के लैंडमार्क फिस्कल रिफॉर्म्स हैं। पहला FRBMA, जिसने गवर्नमेंट के खर्चों पर एक लिमिट लगाई, लाइक अ फिटनेस गोल फॉर द गवर्नमेंट्स फाइनेंसेस। और दूसरा GST, जिसने पूरे इंडिया को एक टैक्स मार्केट बना दिया। लाइक क्रिएटिंग अ सिंगल फूड कोर्ट मेन्यू फॉर द एंटायर कंट्री। ग्रेट एनालॉजीज। तो इनके पीछे की जरूरत क्या थी? बैकग्राउंड क्या था? देखो, इंडिया में हिस्टोरिकली हाई फिस्कल डेफिसिट्स की प्रॉब्लम रही है। 90s में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से गुजरे। उसके बाद भी डेफिसिट्स हाई आ रहे थे। इसे कंट्रोल करने के लिए FRBMA यानी फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में लाया गया। और GST की जरूरत? GST से पहले का टैक्स सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स था। सेंटर के अलग टैक्स, स्टेट्स के अलग टैक्स, हर स्टेट बॉर्डर पर ट्रकों की लंबी लाइन लगी रहती थी। एक यूनिफाइड मार्केट नहीं था। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए GST लाया गया। चलिए पहले FRBMA के कोर लॉजिक को समझते हैं। इसका मेन गोल क्या था? मेन गोल था गवर्नमेंट को फिस्कल प्रूडेंस यानी वित्तीय अनुशासन के पाथ पर लाना, सरकारी खर्चों पर एक लीगल चेक लगाना। इसके की फीचर्स क्या थे? इसने गवर्नमेंट के लिए मैंडेटरी डेफिसिट टारगेट सेट किए, जैसे फिस्कल डेफिसिट को GDP के 3% तक लाना, रेवेन्यू डेफिसिट को एलिमिनेट करना। और इसके लिए एनुअल रिडक्शन टारगेट्स भी दिए गए। हाँ, और इसमें एस्केप क्लॉज भी था। FRBMA में एस्केप क्लॉज का क्या इंपॉर्टेंस है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गवर्नमेंट को नेशनल सिक्योरिटी या नेचुरल कैलामिटी जैसे क्राइसिस के टाइम, फॉर एग्जांपल कोविड-19, फ्लेक्सिबिलिटी देता है टू ब्रीच द टारगेट्स टेम्परेरीली। बिना इसके ये एक्ट बहुत रिजिड हो जाता। इसने RBI से डायरेक्ट बोरोइंग पर भी लिमिट लगाई थी। हाँ, इसने मोनेटाइजेशन ऑफ द डेफिसिट को रोका। जब गवर्नमेंट सीधे RBI से बोरो करती है तो RBI नए नोट प्रिंट करता है। इससे हाइपर इन्फ्लेशन का खतरा रहता है। इसने उस डेंजरस प्रैक्टिस को बंद किया। राइट। अब आते हैं GST पर। इम्प्लीमेंटेड ऑन July 1, 2017। स्लोगन था वन नेशन, वन टैक्स, वन मार्केट। हाँ, इसका कोर कॉन्सेप्ट है एक सिंगल कॉम्प्रहेंसिव टैक्स। इसने लगभग 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया। ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि टैक्स रेवेन्यू उस स्टेट को मिलता है जहां फाइनल कंज्यूमर है, ना कि जहां प्रोडक्ट बना था। इससे कंज्यूमिंग स्टेट्स जैसे यूपी, बिहार को फायदा हुआ और मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स जैसे गुजरात, महाराष्ट्र को थोड़ा नुकसान, जिसके लिए उन्हें कॉम्पेंसेशन दिया गया। इसका सबसे बड़ा फीचर है इनपुट टैक्स क्रेडिट, ITC। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाइए। बिल्कुल। सोचो, एक शर्ट मेकर ने 100 रुपए का फैब्रिक खरीदा, उस पे उसने 10 रुपए GST दिया। ठीक है। अब उसने शर्ट बनाकर 150 रुपए में बेची। इस 150 पर GST बनता है 15 रुपए, लेकिन उसे गवर्नमेंट को पूरे 15 रुपए नहीं देने। क्यों? क्योंकि वो 10 रुपए का क्रेडिट क्लेम कर सकता है जो उसने ऑलरेडी फैब्रिक पर दे दिया है। तो उसे गवर्नमेंट को सिर्फ 15 - 10 यानी 5 रुपए ही देने होंगे। अच्छा, तो टैक्स सिर्फ वैल्यू एडिशन पर लगा जो कि 50 रुपए था। एग्जैक्टली। इसे कैस्केडिंग इफेक्ट यानी टैक्स के ऊपर टैक्स एलिमिनेट हो गया। पुराने सिस्टम में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ग्रेट। इसका स्ट्रक्चर क्या है? अलग अलग रेट्स हैं? हाँ, स्टैंडर्ड रेट्स हैं 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। जरूरी चीजों पर कम और लग्जरी आइटम्स पर ज्यादा। तो इन दोनों रिफॉर्म्स का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या रहा? FRBMA ने एटलीस्ट प्री कोविड गवर्नमेंट को फिस्कली डिसिप्लिन्ड बनाया। डेफिसिट्स कंट्रोल में आए
और जीएसटी ने बिजनेसेस के लिए कंप्लायंस आसान किया, लॉजिस्टिक्स को एफिशिएंट बनाया और इंटरस्टेट ट्रेड को बूस्ट किया। तो ये दोनों रिफॉर्म्स शो करते हैं कि इंडिया इज कमिटेड टू लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड क्रिएटिंग अ मॉडर्न इकोनॉमी। विदाउट अ डाउट। Great. To practice time, let's practice the GST slogan. Pause and say it with energy. One nation, one tax, one market. Sounds good? और अब a final mini recap for this section. In short, FRBMA brought fiscal discipline to the government's budget, while GST unified the country's indirect tax system, creating a common market. What a journey. Wow, what a journey. आज का हमारा broad micro theme था fiscal policy and the government budget. Exactly. हमने स्टार्ट किया बजट के फ्रेमवर्क और उसके 3 कोर ऑब्जेक्टिव से, एलोकेशन, रिडिस्ट्रीब्यूशन और स्टेबलाइजेशन। फिर हमने रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर के क्लासिफिकेशन को समझा और डेफिसिट्स की दुनिया में गए, रेवेन्यू, फिस्कल एंड प्राइमरी। देन केम द मैजिक ऑफ मल्टीप्लायर्स, जहां हमने देखा कि गवर्नमेंट का एक छोटा सा स्टेप भी इकोनॉमी में बड़ा इंपैक्ट ला सकता है। उसके बाद हमने गवर्नमेंट डेट के प्रोज एंड कॉन्स को तोला। एंड फाइनली वी रैप्ड अप विद इंडियाज 2 ब्लॉकबस्टर रिफॉर्म्स, एफआरबीएमए एंड जीएसटी। तो पूरा फ्लो समझ आ गया ना? बिल्कुल। अब टू मेक श्योर ये सारे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में लॉक हो जाएं, हियर आर 6 क्विक चैलेंजेस, ट्राई टू प्रेजेंट देम आउट लाउड। ओके। पहला, explain the difference between a public good and a private good in 30 seconds. Second, what is the core difference between revenue expenditure and capital expenditure? Give one example of each. Third, describe the story that the fiscal deficit tells. What does it represent? Fourth, in simple terms explain why the government spending multiplier is larger than the tax multiplier. Fifth, summarize the burden on future generations argument against government debt. And sixth, what was the cascading effect of taxes that GST aimed to eliminate? Perfect. अब आपके लिए एक फाइनल थॉट। हाँ। एक फाइनल थॉट सबके लिए। विद द राइज ऑफ डिजिटल करेंसीज एंड अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, क्या फ्यूचर में गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी उतनी ही इफेक्टिव रहेगी? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या आने वाले टाइम में एक न्यू काइंड ऑफ स्टेबलाइजर की जरूरत पड़ेगी? थोड़ा सोचो इस पर। एंड ऑन दैट थॉट प्रोवोकिंग नोट हम आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। अगर मजा आया तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में बता कि अगली चर्चा किस टॉपिक पर चाहिए। सी यू नेक्स्ट टाइम दोस्त। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।